हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के अंडर ऑथराइज्ड पर्सन्स को डिस्कस करेंगे। उनके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस भी फेमा के अंदर जो भी हैं वो सारे यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है ना, वो फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के दिए गए प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होता है। मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज में पूरा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कैसे रेगुलेट होगा, उसके रिगार्डिंग जितने भी रूल्स एंड प्रोविजंस होंगे वो हमें कहाँ पे बताए गए हैं, फेमा एक्ट के अंदर बताए गए हैं। और उसी के हिसाब से ये सारे प्रोविजंस कंप्लीट होते हैं। तो वहीं पे फॉरेन एक्सचेंज के एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग भी बातें कही गई हैं। वहाँ पे सेक्शन 3 में फेमा 1999 के सेक्शन 3 में कहा गया है कि फ़ॉरेन एक्सचेंज में अगर डीलिंग करनी होती है तो सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही कर सकते हैं। क्योंकि फेमा 1999 में ये सेक्शन 3 में जो ये बात कह दी गई है ना, उसी की वजह से ये ऑथराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे बोल दिया गया था कि सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही डील करते हैं फॉरेन एक्सचेंज में। मतलब जो भी फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शंस होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, उसमें सिर्फ कौन डील करेगा? ऑथराइज पर्सन। तो अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 ऑफ फेमा 1999 empowers RBI to authorize persons to deal in foreign exchange और foreign securities। तो वहाँ पे सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में फेमा एक्ट के आरबीआई को पावर दी गई कि वो उन लोगों को ऑथराइज़ कर सकता है, किसी भी पर्सन को ऑथराइज़ कर सकता है जो कि फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटीज़ में डील करना चाहते हैं। लाइक फॉरेन करेंसीज़ वगैरह का जो एक्सचेंज कर रही होंगी या जो फॉरेन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए चीज़ें कर रही होंगी, उन लोगों को करने के लिए क्या अब कौन ऑथराइज़ कर सकता है? आरबीआई ऑथराइज़ कर सकती है। मतलब ये सब करने के लिए एक पर्सन चाहिए जिसके पास ऑथराइजेशन होनी चाहिए, और वो ऑथराइजेशन कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ आरबीआई। ऐसी पावर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में दी गई, राइट। अब प्रॉब्लम ये उठी कि आरबीआई सारे ट्रांजेक्शन्स फॉरेन एक्सचेंज की खुद तो कर नहीं सकता था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, इस पावर को डेलीगेट किया अदर्स को। तो अदर को डेलीगेट करने के लिए उनको क्या करना था? उनको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करना था। तो उन्होंने एक प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ ऑथराइज़ किया, किसको? अदर्स को ऑथराइज़ किया कि वो क्या कर सकें कि फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटीज़ में डील कर सकें। तो सिंपल सी बात है, ये पूरा फॉरेन एक्सचेंज का एडमिनिस्ट्रेशन फेमा एक्ट के हिसाब से चलने वाला था। और फेमा में कह दिया गया था सेक्शन 3 के अंदर कि अगर कोई भी इन सब चीज़ में डील करना चाहता है पूरी फॉरेन एक्सचेंज में, तो वो ऑथराइज्ड पर्सन होना चाहिए, मतलब उसके पास ऑथराइजेशन होनी चाहिए, राइट। और फिर सेक्शन 10 में, उसी एक्ट में सेक्शन 10 से सेक्शन 1 में कह दिया गया कि ये ऑथराइजेशन की पावर किसके पास होगी? आरबीआई के पास होगी। तो आरबीआई ने क्या किया? लोगों को ऑथराइज करने के बारे में सोचा। क्यों? क्योंकि वो खुद सारे काम नहीं कर सकती थी, राइट। तो अब इसी सेक्शन में, मतलब यहीं पे फेमा एक्ट में ही सेक्शन 10 सेक्शन 1 में क्या कहा गया कि द रिजर्व बैंक में ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट इन दिस बिहाफ, मतलब ये जो डील करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटीज़ में डील करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग आरबीआई के पास अगर कोई एप्लीकेशन आया है इसके रिगार्डिंग, तो आरबीआई क्या कर सकती है? ऑथराइज एनी पर्सन टू बी नोन एज ऑथराइज पर्सन। किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को क्या कर सकती है? ऑथराइज कर सकती है, जिसको वो क्या कहेगी? ऑथराइज पर्सन। टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज और इन फॉरेन सिक्योरिटीज़ एज एन ऑथराइज डीलर, मनी चेंजर और ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और इन एनी अदर मैनर एज इट डीम फिट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे फेमा में कह दिया गया सेक्शन 10 सेक्शन 1 में कि अगर आरबीआई के पास कोई भी एप्लीकेशन आता है कि ऑथराइजेशन चाहिए, तो आरबीआई ऑथराइज कर सकती है किसी भी पर्सन को। वो किस लिए ऑथराइज़ करेगी? कि वो फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन सिक्योरिटीज़ में डील करे और उसको किसी भी नाम से, मतलब किसी भी फॉर्म में, चाहे किसी भी फॉर्म में वो कह सकती है। वो ऑथराइज डीलर के रूप में कर सकती है, मनी चेंजर के रूप में कर सकती है, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट के रूप में कर सकती है, या किसी और मैनर में जैसा उसको सही लगे। देखिए, इस डेफिनेशन के बाद 2-3 चीज़ें क्लियर हो गई थी, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, जहाँ पे एक चीज़ ये क्लियर हो गई कि ऑथराइजेशन की पावर आरबीआई के पास थी फेमा के हिसाब से। दूसरी चीज़ ये क्लियर हो गई कि जिस भी पर्सन को ऑथराइज़ किया जाएगा सिर्फ वही डील करेगा फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन सिक्योरिटीज़ में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ से क्या निकल के आई थी कि जो भी ऑथराइज़ किया जा रहा है ना, ऑथराइज पर्सन जिसे भी हम कहेंगे, उसका मतलब क्या हो गया? ऑथराइज डीलर भी हो गया, मनी चेंजर भी हो गया, ऑफशोर बैंकिंग में, मतलब ये सब उसी के फॉर्म कहे जाएंगे। इन सबको इन टोटल हम क्या कह सकते हैं कि ये ऑथराइज पर्सन है। क्लियर है? तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें निकल के आई, तो अगर इनको फॉर्म में डिवाइड करना चाहें तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में 3 हमारे आगे सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन्स निकल के आए। एक हमारा क्या आ गया? ऑथराइज डीलर।
दूसरा ऑथराइज पर्सन और तीसरा ऑथराइज मनी चेंजर, जिनके बारे में इन डेफिनेशंस में बात करी गई। अब ऑथराइज डीलर में भी तीन होते हैं, तीन तरह से होते हैं। एक हमारे होते हैं कैटेगरी 1 के ऑथराइज डीलर, कैटेगरी 2 के ऑथराइज डीलर और एक होते हैं कैटेगरी 3 के ऑथराइज डीलर। वहीं ऑथराइज मनी चेंजर की जब बात करते हैं तो वो दो तरीके से होते हैं। एक होते हैं हमारे फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर, जिसे हम FFMC कहते हैं, और दूसरे हमारे होते हैं रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में ये पूरा हमारे सामने निकल के आता है। तो हमें जब पढ़ना भी होगा तो हमें इनके बारे में जानना पड़ता है कि ऑथराइज पर्सन, ऑथराइज डीलर, ऑथराइज मनी चेंजर्स और इनमें कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, FMC या रेस्ट्रिक्टेड कौन होते हैं, राइट। तो एक चीज़ यहाँ पे माइंड में बैठा लीजिएगा कि ऑथराइज पर्सन एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर आपके ऑथराइज डीलर और मनी चेंजर्स सब आ जाते हैं। बस थोड़ी वर्किंग या थोड़ा फॉर्म में चेंजेस है जिसकी वजह से इनका नाम हम बदल दे रहे हैं, पर बेसिकली वो कौन है? एक ऐसा पर्सन जो ऑथराइज किया गया है। और आपको यहाँ पे हम एक चीज़ और क्लियर कर देंगे कि ऑथराइज पर्सन कौन होता है ना। तो ये जो फेमा में पर्सन बोला गया ना, ये पर्सन को डिफाइन किया गया था फेमा एक्ट में, और वहाँ पे सेक्शन 2 क्लॉज यू में बताया गया कि पर्सन मतलब कौन होता है। तो वहाँ पे बोला गया कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन जो क्रिएटेड बाय लॉ हो, वो सबको हम इन टोटल क्या बोलते हैं? पर्सन। अगर फेमा में कहीं भी पर्सन बोला जा रहा है तो पर्सन का मतलब ये सब लोग इंक्लूड कर दिए गए। इज इट क्लियर? तो अब बोला जा रहा ऑथराइज पर्सन, तो इसीलिए मैंने कहा कि ये ब्रॉडर टर्म है क्योंकि ऑथराइज पर्सन में सब आ गए, है ना। ऑथराइज डीलर, मनी चेंजर सब आ जाते हैं, बस फॉर्म चेंज हो जाएगा। किसी को वर्ग के हिसाब से हम अलग कर दे रहे हैं और किसी को इंस्टीट्यूशन के हिसाब से हम अलग कर दे रहे हैं, पर हैं सबके सब ऑथराइज पर्सन, राइट। तो यहाँ पे अब सेक्शन ऑथराइज पर्सन के बारे में जो डिफाइन किया गया वो कहाँ पे किया गया? सेक्शन 2 सबसेक्शन C ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में। वहाँ पे बोला गया, स्टेट्स दैट ऑथराइज पर्सन मीन्स एन ऑथराइज डीलर। ऑथराइज पर्सन का क्या मतलब हुआ? एन ऑथराइज डीलर, मनी चेंजर, offshore banking unit or any other person authorized under section 10 subsection 1 to deal in foreign exchange and foreign securities। तो उन्होंने कहा ऑथराइज पर्सन का मतलब होता है ऑथराइज डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट या कोई भी ऐसा पर्सन जिसको सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंदर पावर मिल गई है कि वो फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटीज़ में डील कर सकता है। और सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्या कहता था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे यही कही गई कि भाई अगर आरबीआई के पास किसी ने भी एप्लीकेशन दी है तो वो उस पर्सन को ऑथराइज कर सकता है एज एन ऑथराइज पर्सन कि वो फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटीज़ में डील करे, और वो किसी भी फॉर्म में करे, चाहे ऑथराइज बैंक बन के, ऑथराइज डीलर बन के, मनी चेंजर बन के, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट बन के, किसी भी फॉर्म में वो ये कर सकता है। तो आरबीआई सेक्शन 10 के अंदर फेमा में ऑथराइज करती है किसको? पर्सन को, कि वो फॉरेन एक्सचेंज में डील करे। इज इट क्लियर? तो ऑथराइज पर्सन ब्रॉडर टर्म हो गया क्योंकि पर्सन का मतलब सब लोग आ जाते हैं। सब जो चीज़ मैंने बताई उसकी डेफिनेशन में फेमा में जो दी गई है पर्सन की डेफिनेशन में सभी कोई आ गया। तो ऑथराइज पर्सन का मतलब होता है कि ये सारी चीज़ें वहाँ आ जाएंगी। कोई भी जिसको आरबीआई ने ऑथराइज किया कि वो फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन सिक्योरिटीज़ में डील करे तो वो क्या कहलाता है? ऑथराइज पर्सन। इज इट क्लियर? अब यहाँ इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो हम समझ लेते हैं, और ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं ना, आप ऑथराइज पर्सन के लिए भी वही एप्लीकेबल है, ऑथराइज डीलर के लिए भी वही एप्लीकेबल है, मतलब इन सब के लिए वही एप्लीकेबल है, राइट। जो भी प्रोविजंस अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो सबके लिए एप्लीकेबल है, राइट। ऑथराइज डीलर या मनी चेंजर सबके लिए अलग अलग नहीं बताया जाएगा, वो एक साथ आप ये समझिएगा कि सबके लिए, क्योंकि ऑथराइज पर्सन का मतलब क्या था? सारे के सारे लोग जो भी इसमें फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटीज़ में डील कर रहे हैं, तो इसीलिए ये प्रोविजन सबके लिए है, राइट। अब वो प्रोविजंस क्या क्या हैं जिसको आप एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट प्रोविजंस करके लिख सकते हैं, या आप उनकी पावर और इस तरह से ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करके लिख सकते हैं कि ऑथराइज पर्सन की क्या क्या होती है ड्यूटीज़ एंड पावर्स वगैरह, या उनके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट प्रोविजंस फेमा में क्या कहे गए हैं। तो पहली चीज़ क्या कहा गया कि ऑथराइजेशन हमेशा किस सेक्शन के अंदर दी जाती है? सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंदर दी जाएगी। और ये जो ऑथराइजेशन दी गई ना आरबीआई के थ्रू, वो किसी भी समय रिवोक की जा सकती है, मतलब ख़त्म की जा सकती है, सब्जेक्ट टू कि आरबीआई को ये लगे। वो कब ख़त्म करेगी किसी की ऑथराइजेशन कि अब आज के बाद आप फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटीज़ में डील नहीं कर सकते। ऐसा वो कब कर सकती है? जब उन्हें लगे, आरबीआई सेटिस्फाइड दैट इट इज़ इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू डू सो। अगर आरबीआई को ऐसा लगता है कि ऐसा करना
जनता के हित में है, मतलब पब्लिक के इंटरेस्ट में है, तो वो ऐसा कर सकती है। या फिर उन्हें ऐसा लगे कि जो भी जिसको भी उन्होंने ऑथराइज़ किया, वो जो ऑथराइज पर्सन है ना, वो जो भी जिस भी सब्जेक्ट पे ऑथराइजेशन दी गई थी, जिस भी कंडीशंस पे दी गई थी, उन कंडीशन को कंप्लाई नहीं कर रहा, उनको पूरा नहीं कर रहा है, राइट। या फिर ये कह सकते हैं कि वो आपके जो फेमा एक्ट है उसमें जो भी प्रोविज़न है उसको तोड़ रहा है, उस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, या फिर कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी डायरेक्शन, कोई भी ऑर्डर जो भी फेमा एक्ट के अंदर मेंशन है उसको वो पूरा नहीं कर रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो ये ऑथराइजेशन रिवोक की जा सकती है किसी भी टाइम पे, आरबीआई जब चाहे कर सकती है। इज़ इट क्लियर? तो इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न तो ये हो गया कि ऑथराइजेशन की पावर किसके पास थी, आरबीआई के पास थी, और आरबीआई किसी भी टाइम इस ऑथराइजेशन को रिवोक ख़त्म भी कर सकती है, तोड़ भी सकती है कि आज से तुम ऑथराइज नहीं हो फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटीज़ में डील करने के लिए। लेकिन कंडीशंस दो ही है कि या तो ये जनता के हित में हो कि ऐसा करना ज़रूरी है कि ये इंसान सही नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है कि इसको ये ऑथराइजेशन मिले, या दूसरा कि वो किसी भी तरीके से यहाँ के प्रोविजंस, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस या वहाँ पे दी गए डायरेक्शंस को कंप्लाई ना कर रहा हो, या जिस बेसिस पर उसको ऑथराइजेशन मिली थी उस कंडीशंस को फुलफिल ना कर रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में उनकी ऑथराइजेशन रिवोक कर दी जाएगी, राइट। नेक्स्ट और क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि एन ऑथराइज पर्सन शैल इन ऑल हिज डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज़, मतलब जो भी ऑथराइज पर्सन है ना, वो जितना भी फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटीज़ में डील कर रहा होगा, जो भी डील कर रहा होगा, उस वक्त उसको क्या ध्यान देना है, कंप्लाई विद सच जनरल और स्पेशल डायरेक्शंस और ऑर्डर एज द आरबीआई मे फ्रॉम टाइम टू टाइम थिंक फिट टू गिव। मतलब जो भी ऑथराइज पर्सन है और फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटीज़ में डील कर रहा है, उसको ये ध्यान रखना है कि समय समय पर आरबीआई के थ्रू जो भी डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं, जो भी ऑर्डर दिए जा रहे हैं, जो भी प्रोविजंस बताए जा रहे, जो कुछ भी बताया जा रहा है, उसको वो कंप्लाई करता रहे, उसको वो करता रहे, राइट। कोई भी ऑथराइज पर्सन किसी भी टाइम में ऐसे ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन में इंगेज नहीं हो सकता है जो कि ऑथराइजेशन जिस बेसिस पे दी गई, जो टर्म्स एंड कंडीशन पे दी गई है, उसके हिसाब से मैच ना कर रही हो। मतलब ऐसा कोई भी काम ऑथराइज पर्सन को नहीं करना है फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन सिक्योरिटीज़ की डीलिंग के टाइम पे जो उनकी ऑथराइजेशन की टर्म्स एंड कंडीशंस को रिवोक कर रही हो, है ना। तो इस तरह का काम उनको नहीं करना होता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बातें क्या कही गई, एन ऑथराइज पर्सन, अब देखिए ऑथराइज पर्सन जो बोला जा रहा है यहाँ पे, ऑथराइज डीलर भी आप लिख सकते हैं, ऑथराइज पर्सन भी लिख सकते हैं, ये दोनों के लिए है, राइट। तो ऑथराइज पर्सन मस्ट ऑब्टेन द पर्सन डिक्लेरेशन और इन्फॉर्मेशन। और क्या बोला गया कि जो भी ऑथराइज पर्सन है, क्योंकि ऑथराइज पर्सन में इंक्लूड है ना ऑथराइज डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, सब, तो उन्होंने कहा कि जो भी ऑथराइज पर्सन है ना, अगर वो किसी के बिहाफ पे प्रायर टू कैरिंग आउट एनी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन ऑन देयर बिहाफ, किसी के बिहाफ पे अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन कर रही है ना, तो उसको उस पर्सन से जिसके बिहाफ पे वो ऑथराइज्ड पर्सन कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए, डिक्लेरेशन भरवा लेना चाहिए, उससे डिक्लेरेशन और इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए, इन ऑर्डर टू कन्फर्म दैट द ट्रांजेक्शन इज़ नॉट इंटेंडेड टू वॉयलेट दिस एक्ट्स, रूल्स और ऑब्लिगेशन। तो मतलब अगर ऑथराइज पर्सन किसी के बिहाफ पे फॉरेन एक्सचेंज में कोई ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, तो उसको उस पर्सन जिसके बिहाफ पे वो काम कर रहा है, उस पर्सन से इन्फॉर्मेशन और डिक्लेरेशन भरवा लेना चाहिए कि जिससे ये कंफर्म हो सके कि वो उसका जो भी ट्रांजैक्शन किया जा रहा है वो किसी भी तरीके से फेमा एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट नहीं करता है, राइट। और अगर ये जो पर्सन था जिसके बिहाफ पे ऑथराइज पर्सन काम कर रहा था, अगर वो इन्फॉर्मेशन देने में या उसका डिस्क्लोज़र करने में डिक्लाइन करता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, या डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरेंगे, या हम नहीं इन्फॉर्मेशन क्लियर करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में ऑथराइज डीलर को, मीन्स ऑथराइज पर्सन को, तुरंत ही उन ट्रांजेक्शन से मना कर देना चाहिए, और मना ओरली नहीं, इन राइटिंग होना चाहिए, राइट। ये बात इस एक्ट में बहुत क्लियरली मेंशन की गई है कि अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो ऑथराइज पर्सन या ऑथराइज डीलर को इमीडिएटली इस ट्रांजेक्शन से मना कर देना चाहिए, वो भी इन राइटिंग, और सेम चीज़ को आरबीआई को रिपोर्ट कर देनी चाहिए। इज़ इट क्लियर? इसके अलावा आरबीआई के पास पावर होती है कि किसी भी टाइम जो भी ऑथराइज पर्सन है उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को या उनकी पूरी ट्रांजेक्शन्स को, वो सब कुछ वो क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। उनके आरबीआई के जो भी अपॉइंटेड ऑफिशियल्स होंगे उनके थ्रू वो सारी इंस्पेक्शन कराई जा सकती है, ऐसी पावर आरबीआई के पास होती है,
इसके अलावा इसमें और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं कि रिजर्व बैंक हैव पावर टू इशू डायरेक्शन टू ऑथराइज्ड पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड ऑफ एनी रूल रेगुलेशन नोटिफिकेशन डायरेक्शन मेड देयर अंडर। तो आरबीआई के पास पावर होती है कि वो ऑथराइज पर्सन को किसी भी टाइम डायरेक्शंस इशू करे। किस लिए इशू करे कि जिससे इस एक्ट में दिए गए सारे रूल्स रेगुलेशन नोटिफिकेशन डायरेक्शंस प्रोविजंस अच्छी तरीके से कंप्लाई मतलब उनकी पूर्ति हो सके, वो कंप्लाई कर सके, उसी के अकॉर्डिंग सारे ट्रांजैक्शन ये सारी चीज़ें हों, उसके रिगार्डिंग वो टाइम टू टाइम ऑथराइज पर्सन को डायरेक्शन दे सकती है कि सब चीज़ें सिक्योर मैनर में हो, सारे ट्रांजेक्शन्स फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटीज़ की जितनी भी डीलिंग है वो सिक्योर मैनर में हो और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस सारे डायरेक्शंस सारे एक्ट के प्रोविजन सबको मैच आउट करते हुए हो, राइट। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न दिया गया, वो क्या कहता है कि एनी इंडिविजुअल अदर देन ऑथराइज पर्सन हु ऑब्टेन्स और परचेज फॉरेन करेंसी एंड यूजेज इट फॉर एनी अदर पर्पज़। तो अगर कोई और मतलब ऑथराइज पर्सन को छोड़ दीजिए जिनको सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अंदर आरबीआई से परमिशन मिल चुकी है, ऑथराइजेशन रिसीव हो चुका है, उन लोगों को छोड़ दीजिए। उनके अलावा अगर कोई भी इंडिविजुअल किसी भी तरीके से फॉरेन करेंसीज़ को परचेज़ करता है, फॉरेन करेंसीज़ को परचेज़ करने का क्या मतलब हुआ कि सपोज़ आप हमारे यहाँ, मान लीजिए हमारा होटल है और आप हमारे यहाँ पे एज अ गेस्ट आए, आप फ़ॉरेन से हैं, तो आप अगर आप एज अ गेस्ट आए और आपने फ़ॉरेन करेंसीज़ हमें दी, राइट, और हमने फ़ॉरेन करेंसीज़ ले भी ली और आपको क्या कर दिया, आपको रुपए इशू कर दिए, तो मैं फ़ॉरेन करेंसीज़ परचेज़ कर रही हूँ। तो वही कह रहा कि कोई और जिसको जो ऑथराइज नहीं है और वो फॉरेन करेंसीज़ को परचेज़ भी कर रहा है, उसको यूज़ भी कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में फेमा उसको प्रोहिबिट करती है और ये भी कहती है कि उसको तुरंत वो सारी चीज़ें ऑथराइज डीलर को दे देनी है। अगर वो ऐसा नहीं करता, वो इंडिविजुअल ऐसा नहीं करता है, तो इज़ डीम्ड टू हैव वायलेटेड द एक्ट। ऐसा माना जाएगा कि उसने इस एक्ट के सारे प्रोविजंस को वायलेट किया, उसके बियॉन्ड जाके काम किया है, जिसके लिए जो भी स्टेपुलेटेड पेनाल्टीज़ होंगी, जो कुछ भी होंगी, वो सब उन पे इम्पोज कर दी जाएंगी। इज़ इट क्लियर? तो ऑथराइज पर्सन के अलावा कोई भी परचेज नहीं कर सकता फॉरेन करेंसीज। उनको वो सारा अगर किसी ने किया है तो उसको इमिडिएटली ऑथराइज डीलर को तुरंत जो भी टाइम पीरियड दिया गया उसके अंदर ही उनको वो रिटर्न कर देना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो वॉयलेशन है। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ तक हमने बात कर ली ऑथराइज पर्सन की। नेक्स्ट में हम बात करेंगे ऑथराइज डीलर की। तो यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर है कि ऑथराइज पर्सन होते कौन है। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।